हिमाचल के मतदाताओं ने 12 नवंबर को जितने भी प्रतिनिधि थे सबका भाग्य ईवीएम में सील कर दिया है। क्या इशू है जिनके नाम पर मत पड़े? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांगड़ा जिला में, और कांगड़ा जिला का ये शाहपुर चुनाव क्षेत्र है जहां पर इस वक्त हमारे साथ कई स्थानीय नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कौन कौन से इशू थे अब की बार जिनके नाम पर वोट पड़ा। केवल सिंह पठानिया के पास सबसे पहले जाते हैं। पठानिया जी, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रैली की, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा मिला होगा, और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके नाम पर अब की बार वोट पड़े? मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री शाहपुर के अंदर आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। फुल दिस इज द थर्ड टाइम। उल्टा जो ग्राउंड के अंदर आप जातिवार कवर करते जाना, ग्राउंड के अंदर गंदगी है, यूथ एंड स्पोर्ट्स अकेडमी है, वो बच्चे उसको करते हैं। तो यहाँ की जनता अच्छे तरीके से जानती। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और पेपर लीक मामला, कांगड़ा के साथ अन्याय। जिला कांगड़ा और प्रदेश को पिछले 5 सालों में मिला ही कुछ नहीं है। 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारा। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन आपने दी नहीं, फौजी भाइयों का हक उनको दिया नहीं। तो शाहपुर की जनता भी ये इंतजार कर रही थी कि डबल इंजन सरकार से 1 किलोमीटर रेलवे बढ़ी नहीं, आपकी एयरपोर्ट आप एक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ये कुल मिलाकर नेशनल परिप्रेक्ष्य में और रोजगारी का, रोजगार के अवसर, कोरोना 1 और कोरोना के 2 के दौरान जो बच्चे घर पे आए वो वापस नहीं गए हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा ही नहीं की। कोरोना के लोग जो दौरान जो डेथें हुई हैं उनके बारे में सरकार ने पूछा ही नहीं। तो कुल मिला के समावेश है ये सब, और यही बढ़ती हुई महंगाई, तो इनको मैं कहता बढ़ती हुई महंगाई यहाँ से इनको लेकर गई। आपने बोला हिमाचल में कुछ भर्ती परीक्षा हुई थी, उनके पेपर बेचे गए, लीक हुए। थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए, कितने में बिका पेपर, और वो पकड़े गए लोग या नहीं? मैं कहता हूँ इन्होंने, पुलिस ने ही पेपर सेट किया, पुलिस ने ही एग्जामिनेशन सेंटर बनाए, पुलिस ही बाहर गई, पुलिस के अधिकारी बाहर गए। आज दिन तक पकड़ा कौन गया? प्रिंटर। इसका मतलब जो आपने कमेटी बनाई थी, सरकार ने तय कर लिया कि हमने भ्रष्टाचार के एक पेपर यहाँ गग्गल के अंदर पकड़ा गया। 200 लोग बैठे थे रात को 8:30 बजे पेपर जो उनको करवा रहे थे, ये हमारे गग्गल के अंदर सेंटर था, और लोगों ने 20-20 लाख रुपया दिया पेपर का। और अब तो उनके पेरेंट्स मिल रहे हैं, साथ में बोलते हैं हमने जमीन भी बेच दी और साथ में पैसे भी दे दिए, कुछ हमारे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा नौजवानों के साथ धोखा हुआ। ये पुलिस पेपर मामला नहीं, लाइनमैन बिजली के अंदर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आज दिन तक किसी की जिम्मेवारी नहीं फिक्स की गई, और ये जिम्मेवारी अब जनता ने फिक्स अप कर दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरवाना। बता दीजिए, 20-20 लाख में जो पेपर बिका वो किस चीज की परीक्षा थी, कौन सी नौकरी के लिए थी? पुलिस भर्ती हुई थी, ग्राउंड कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए तो ये बहुत बड़ी, और ये देवभूमि के लिए तो बहुत बड़ा कलंक है। कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने के लिए 20-20 लाख रुपए में पेपर बिका। हमने कल बहुत सारे बेरोजगारों से बातचीत की थी, उसमें पता लगाया था कि किस तरह से बेरोजगार, उनके अभिभावक, माता पिता सभी किस तरह आंखों में आंसू थे जिनके नौकरी का इंतजार था। एक महिला कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कांगड़ा की महिलाओं या फिर प्रदेश की महिलाओं के सामने 5 सालों में सबसे बड़ी कौन सी चुनौती और तकलीफ हुई? सर, मेरा नाम नीना ठाकुर है, मैं जिला पार्षद हूँ यहाँ से, और महिला ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। सर, साथ ये जो आप पूछ रहे हो ना महिलाएं, तो महिलाएं सबसे बड़ी जो कमी इस सरकार की रही, इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि जिसका कोई, मैं तो बोलती चरम सीमा पे है। जो सिलेंडर 400 रुपये में कांग्रेस सरकार में मिलता था, आज वो 1150 रुपये में मिलता है। कड़वा तेल ले लो। और महिलाओं के लिए तो जब उनके बच्चे बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या होगी। इस सरकार ने 5 साल में कोई भी वर्ग ले लो, आप कर्मचारी ले लो, युवा देख लो जो बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं महंगाई के लिए बोल रहे हैं, हर वर्ग ने ये 5 साल जो है सड़कों में धरने दे के ही बिताए हैं। इस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार यहाँ हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है और कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनके नाम पर अब की बार लोगों ने वोट डाला है? मेरा नाम सर अश्विनी चौधरी है। मैं शाहपुर के मुद्दे पे विकास करूंगा। केवल सिंह पठानिया जो पिछले बार जो 22,000 मैन बनाया था, जो उन्होंने काम किया था उस चेयरमैनी में, उसका नतीजा इस बार इनको मिलेगा, क्योंकि विधायिका हमारी निकम्मी है, वो शाहपुर का विकास नहीं करवा सकी। जैसे एसडीएम कार्यालय था, 2 में कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन केवल सिंह पठानिया छोटा सा शासक था, उसने एसडीएम कार्यालय खुलाया। विभाग की मंत्री होते हुए उसका अपना ऑफिस का कार्यालय खुलाया। केवल सिंह पठानिया ने आज उसका विभाग का कार्यालय खुलाया यहाँ पे। तो सर माने जाइए, मंत्री के शाहपुर की डेवलपमेंट सर जीरो है या विकास। मंत्री शाहपुर टू शिमला, शाहपुर गांव में नहीं गई है। आज इतनी बुरी है कि पोलिंग बूथ नहीं लगे शाहपुर में। शाहपुर विधानसभा पोलिंग बूथ लगाने वाला कोई नहीं। युवा नाराज है। यूथ को तो पूछने रोजगार है, बच्चे रोजगार है, महिलाएं बेचारी इनके पास घर पे जाती है तो बोलते हैं मैडम यहाँ पे नहीं है। ऐसा शाहपुर में इस बार होगा
मुझे नहीं मैडम लगता। से मतलब आप सरवीन चौधरी की बात कर रहे हैं? हाँ जी सरवीन चौधरी की बात कर रहा हूँ। इसने शाहपुर में कुछ नहीं किया। अगर आज शाहपुर में विकास किया होता, मंत्री के 2 बार मंत्री है, अगर इसने विकास किया होता, इसको ये आज जो नतीजा मिला वो नहीं मिलना। कि इसके पोलिंग बूथ क्यों नहीं लगे हैं, क्यों विधानसभा में पोलिंग बूथ लगाने वाले वर्कर नहीं है इसके पास। केवल सिंह पठानिया के पास इतनी फौज है, हमें संभालना मुश्किल हो गया था। इस बार शाहपुर की जनता सरवीन चौधरी को सबक सिखाएगी। देखते हैं केवल सिंह पठानिया की फौज और ने कितने लोगों ने वोट किया। 8 दिसंबर को पता चलेगा। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप बलौरिया। ग्लोरिया जी, आपके चेहरे पे चमक दिख रही है मुझे चुनाव के अगले दिन ही। बता दीजिए वोट किसके नाम पे पड़ा है आपकी बार? मैं बता रहा हूँ, मैं कर्मचारी रहा हूँ और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ। अब ये बताइए मैं आप कि बता रहा हूँ। पुरानी पेंशन योजना सरकार मैं- पलटेगी या नहीं बनाएगी? मैं कर्मचारियों पे ही बोलूंगा। इस सरकार से, जयराम जी की सरकार से, सुबह कोई फैसला होता था, शाम को बदल देते थे। पलटू मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले ये सर ये बता दीजिए कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के नाम पर वोट पड़ते हैं रिवाइवल पे, आपको कितना फायदा होने वाला उसमें? क्योंकि आप तो सेवानिवृत्त हो गए ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में डाला है कि पहले कैबिनेट में हम ओपीएस देंगे। हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है। और हमारे साथ जो कर्मचारी लोग जुड़े हुए हैं वो पूरा उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया है। पूरा हम और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही बात शाहपुर की, मैं क्यों शाहपुर से हूँ, भाई से जुड़ा हूँ। क्यों जुड़ा हूँ? आफ्टर रिटायरमेंट में पहले जुड़ा था, बाद में पूरी तरह क्यों जुड़ा? ये डायनामिक लीडर हैं। कोरोना काल में ये आदमी रात, सुबह, दोपहर हर घर दस्तक दी, हमें साथ लेके घर घर खाना बांटा, घर घर दवाइयाँ बांटी। जहाँ तक संभव था ये फ़ोन करके वहाँ एम्बुलेंस पहुँचाई। इस आदमी ने वो काम किया जहाँ किसी का आदमी की डेथ होना दूर, अगर किसी की बकरी मर गई वहाँ भी पहुँचे ये लोग। इसलिए आज ये भीड़ आप देख रहे हैं। केवल सिंह पठानिया आपके मुताबिक जो है डायनामिक लीडर है, क्या ये डायनामाइट साबित होते हैं? 8 तारीख को पता चलेगा। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह राणा है और मैं शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आपने जो अपना समय निकाला उसके लिए हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे आदरणीय नेता श्री केवल सिंह पठानिया जी के विचार भी सुने और उनका विजन वर्सन भी सुना। मैं एक बात कहूँगा कि हमने देश या प्रदेश वाला इलेक्शन एक तरफ रखा और हमने शाहपुर का जो इलेक्शन था उसके ऊपर फोकस किया। शाहपुर में हमने इलेक्शन में एक ही मुद्दा रखा, क्योंकि हमारे नेताजी ने 5 साल में जो कार्य किया था, इन्होंने संगठन को इतना मजबूत किया कि संगठन हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में, हर पॉकेट में, हर वर्ग में इन्होंने उस संगठन को मजबूत किया। जो भी आदेश आया हमें ऊपर से पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने उसके ऊपर काम किया। सर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बहुत काम किया। जो यहाँ पे मंत्री थी सरवीन चौधरी, उन्होंने उनके अपने बूथ भी नहीं खुल पाए। आप ये बता दीजिए अगर कांग्रेस दावा कर रही है सरकार बनाने का, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके पर उनको वोट गिरा? देखो, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने संगठन को मजबूत किया, तभी इनके बूथ लगाए गए। हर एक ब्लॉक इसके बूथ के ऊपर उन्होंने अपना संगठन भी कमजोर किया और लोगों को दुखी किया। उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार जो, और शाहपुर से हमारा संगठन की ओर से हमारा फोकस था शाहपुर से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाना है। हमने उसके ऊपर काम किया और उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। और आज ही ये लोगों के चेहरों के ऊपर चमक देख रही हैं। इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं है। लोगों के बीच जाना, लोगों के दिलों में जगह बनाना, लोगों का काम करना। वैसे तो सर चुनाव के अगले दिन नेता जो है छुट्टी मनाते हैं, आराम करते हैं। आज आप फिर भी डटे हुए हैं। आप सर आपसे जानना चाहूंगा, अपना नाम बता दीजिए। ये बताइए कि आपका कौन सा गांव है और वहाँ पे सड़क जाती है क्या? मेरा गांव तो यही रहता है। मेरा नाम सुनीत पठानिया है। मैं एक कर्मचारी हूं और रिटायर्ड कर्मचारी हूं। यहाँ कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, तो इस सरकार ने एनपीएस स्टार्ट किया था। 2003 से यहाँ एनपीएस चल रहा है। तो ओपीएस का जो इन्होंने मुद्दा उठाया, उसमें कर्मचारियों ने इनका भरपूर समर्थन किया और उस समर्थन में इनको काफ़ी भारी मात्रा में वोट पड़े। अब ये बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बन गया, उसमें लिख दिया गया कि सरकार भैया जिस दिन बनेगी उस दिन तो पुरानी पेंशन योजना हम लागू करवा देंगे। तो हमने सुना है कि इन चुनाव में जो कर्मचारी थे रिटायर्ड चाहे सर्विंग, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, उसमें मैसेज इधर से उधर जा रहे थे। कुछ प्रकाश डाल दीजिए। उसमें इन्होंने कर्मचारियों के साथ जो पेंशनर्स हैं उनके साथ भी धोखा किया। उनका 72 महीने का जो एरियर था
उन्होंने कई बहाने लगाए इस सरकार ने। फिर आपकी जो फिक्सेशन की फाइल्स हैं वो एजी ऑफिस में पड़ी हैं। 7% हमारा डीए ड्यू था, अभी तक कोई डीए नहीं दिया गया। आप ये बताइए, जैसे पठानिया जी बता रहे थे, डीए आपको एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था और मिला कितना? जो ये एक रूल है जो से केंद्र सरकार डीए देती है टाइम टू टाइम, पूरे साल में 2 बार बढ़ता है। 5 साल में कितना मिलना चाहिए था सर, मिला कितना? अभी हमारा जो है 31% चल रहा है, तो उसमें हमारा 7% और ड्यू है। तो जो मौके के कर्मचारी हैं वो भी तंग हैं, जो रिटायर्ड हैं वो भी तंग हैं, और जो एनपीएस वाले हैं वो भी तंग हैं। तो क्या कारण बताए थे सरकार ने, ये डीए क्यों नहीं मिला आपको? ये सरकार अपना आर्थिक बोझ की बात ही करती रही, और इन्होंने एक तो 70,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है और ओवरड्राफ्ट की बात करती है, जबकि ये सरकार डेमोक्रेसी में तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल होती है। प्रधानमंत्री आए और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान 4 बड़ी बड़ी रैलियां की। उससे पहले 9 बार वो हिमाचल प्रदेश में आ चुके थे। कई रैलियों में उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ अपना 10% कंट्रीब्यूशन देता है और 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र की सरकार देती है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर 90% जो डेवलपमेंट का पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है, तो आखिर हिमाचल सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का ऋण क्यों लिया, क्यों खरीदा? एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। ये कर्ज क्यों आया, और आखिर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको एड्रेस क्यों नहीं किया गया? कर्मचारियों की पेंशन जो थी वो उनको नहीं मिली, एरियर्स थे, चाहे वो डियरनेस अलाउंस का हो या फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो, क्योंकि सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों ने लगातार प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए, इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया। बहुत सारे और इशू जुड़े हुए थे, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी नाराजगी जो लोगों के बीच में है, बेरोजगारों के बीच में है और उनके अभिभावकों के बीच में है, वो ये कि जब पेपर लीक हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तो उसमें शामिल लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जो गिरफ्तार हुए वो प्रिंटर या फिर छोटे मोटे लोग। अब हिमाचल प्रदेश के लोग 12 नवंबर को अपना मत डाल चुके हैं। किसकी सरकार बनेगी ये तो खैर 8 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल लोग चुनाव के बाद आराम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सड़कों पर है। चुनाव कल ही हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिवाज तोड़ती है या फिर लोग पुराने रिवाज के साथ जो सत्तारूढ़ दल था उसको बाहर करके नई पार्टी को, नई गवर्नमेंट बनाती है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, शाहपुर कांगड़ा, आज तक।